नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान भूगोल के भौतिक प्रदेश टॉपिक को। तो चलते भौतिक प्रदेश। यहाँ भौतिक प्रदेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? भौतिक होता है स्थल मंडल में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो नदियां हैं, झीलें हो, वन हो, वनस्पति हो, पर्वत हो, पठार हो, आदि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? भौतिक के रूप नाम से अपने जानते हैं। बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश एक क्षेत्र विशेष को प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब भौतिक प्रदेश क्या हो गया? देखिए कि एक क्षेत्र विशेष के स्थल मंडल, प्राकृतिक संसाधन, नदियां, झीलें, वनस्पति, पर्वत, पठार आदि के संयुक्त रूप से उनका अध्ययन करना, उनको जानना, उनके बारे में विस्तृत जानकारी रखना, वो कहलाएगा क्या है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। अब देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें, उससे पहले अपन चलते हैं इस धरातल की ओर कि इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये जो भौतिक प्रदेश है वो किसका अवशेष रहे हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं वेगनर के सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन। इस महाद्वीपीय विस्थापन को थोड़ा रुक के जानेंगे। इससे पहले बता दूं कि वेगनर ने सिद्धांत दिया था, उसमें कहा था कि विश्व, संपूर्ण विश्व है वो एक पिंड के रूप में है, पिंड के रूप में है। अब देखिए वो पिंड क्या है। इस प्रकार से ये मान लीजिए संपूर्ण विश्व है, इसके अंदर इस प्रकार से ये था स्थल मंडल, ये था स्थल मंडल, और इसके चारों ओर ये था जल मंडल। टॉपिक को बड़े ध्यान से देखते, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत सी नई चीजें आपको इसमें मिलेगी। हालांकि YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उन वीडियो से ये थोड़ा हटके है, काफी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। इस स्थल मंडल को पेंजिया नाम से जाना गया, इस स्थल मंडल को पेंजिया नाम से जाना गया। तो इस जल मंडल को जाना गया पेंथालासा सागर, पेंथालासा सागर। अब देखिए ये पेंजिया यानी ये जो स्थल मंडल था, इसको अगर बात करें अपने, तो ये कहलाया सुपर महाद्वीप, और ये कहलाया सुपर महासागर, जिसको अपने बोलते हैं कि सबसे बड़ा महासागर और ये सबसे बड़ा महाद्वीप। इसी पेंजिया से आगे जाके निर्माण किसका हुआ? महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और ये महासागरों का निर्माण हुआ। अब देखिए फिर भौगोलिक जो घटना होती है, इन सभी घटनाओं को एक भौगोलिक कालक्रम में बांटा गया है। उसी कालक्रम की एक हिस्सा था कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस काल। इस काल में क्या हुआ? इस पेंजिया का विभाजन हो गया, पेंजिया का विभाजन हो गया। अब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया दो भागों में बंट गया। एक भाग कहलाया उसका अंगारा लैंड, तो दूसरा भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। अब थोड़ी मैं चर्चा कर लेता हूं महाद्वीपीय विस्थापन की। महाद्वीपीय विस्थापन क्या था? यानी वेगनर ने कहा था, चलो उससे पहले मैं बात कर लेता हूं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की, उसके साथ में अपने महाद्वीपीय विस्थापन को समझ लेंगे।
यानी अब पेंजिया ये अपना पेंजिया है और कार्बोनिफेरस काल में इसका विभाजन हुआ तो ये दो भागों में बंट गया। ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड, उत्तरी भाग इसका अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग इसका कहलाया गोंडवाना लैंड। मध्य में इसके 33 सागर की उत्पत्ति हुई, 33 सागर की उत्पत्ति हुई। अंगारा लैंड, अब देखिए बात अपने कर रहे हैं महाद्वीप की। विश्व के अंदर कुल 7 महाद्वीप है, लेकिन इन 7 की संख्या में सभी भूगोलवेता एक मत नहीं है। कुछ भूगोलवेता मानते हैं कि 6 हैं, कुछ मानते हैं 5 है और कुछ मानते हैं 4 है। इसको भी अपने जानेंगे कि 7 संख्या से कई 6 क्यों मान रहे हैं, 5 क्यों मान रहे हैं और 4 5 क्यों मान रहे हैं। अब देखिए इस महाद्वीप अपने मानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं और इस 7 महाद्वीप में सबसे पहले अपने बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन की, क्योंकि पूरा पेंजिया एक महाद्वीप है। अब ये 2 महाद्वीप है और 2 भागों में बंट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का। अब फिर क्या हुआ कि महाद्वीप अब 7 भागों में जब बंटा, अब वेगनर क्या कहता है, वेगनर ने इसके लिए एक नाम, एक शब्द का प्रयोग किया है, महाद्वीपीय प्रवाह। पहला व्यक्ति ऐसा था, भूगोलवेता था, जिसने महाद्वीपीय प्रवाह का शब्द का प्रयोग किया था। इसका अनुसार क्या है कि महाद्वीप का विखंडन हुआ है और ये महाद्वीप है वो एक समुद्र में तैर रहे हैं, क्योंकि नीचे अपने जल का अथाह भंडार भरा हुआ है। इसके यानी अब क्या हो गया कि अपना जो महाद्वीप है वो उस समुद्र के पेंदे पर टिका हुआ है, उस समुद्र के पेंदे पर टिका हुआ है और मंद मंद गति से ये गति कर रहा है। इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय प्रवाह। और महाद्वीपीय विस्थापन यानी प्रवाह कर रहा है। अब इसके क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है, क्योंकि सबसे पहले एक महाद्वीप था, बड़ा महाद्वीप था, अब वो एक महाद्वीप से 7 महाद्वीपों में बंट गया। तो वो बंटने के क्या प्रमाण है कि पहले एक था वो बंटे हैं। अब देखिए 1 से 2 में बंटा, 2 से 7 में बंटा। प्रमाण ये है कि बहुत से महाद्वीपों के जो किनारे हैं, बहुत से महाद्वीपों के, मान लीजिए ये है महाद्वीप और ये महाद्वीप है, इनके जो ये किनारे हैं, इन किनारों में एक जैसी वनस्पति मिलना और एक ही प्रजाति के जीवाश्मों का मिलना, यह प्रमाण जताता है कि दोनों महाद्वीप पहले एक ही थे। यह महाद्वीपीय प्रवाह है या महाद्वीपीय विस्थापन का ही प्रभाव है कि ये जो दोनों के बीच में दूरी होगी और ये 2 अलग अलग महाद्वीप का रूप इन्होंने ले लिया। इसी प्रकार से एक महाद्वीप से 2 और 2 से अब 7 महाद्वीप बने हैं। सभी इसी प्रकार से इनका महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो यह था महाद्वीपीय विस्थापन। अब देखिए 7 महाद्वीप है, उस 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये किसके अवशेष हैं? ये अंगारा लैंड के अवशेष हैं। और पीछे 4 महाद्वीप और रह गए। बात करता हूं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिक। इसके साथ बात करता हूं एशिया महाद्वीप में अपन जो भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ये जो भारत है हालांकि अपन एशिया महाद्वीप में है, लेकिन अपन उससे थोड़ा सा हटके प्रायद्वीपीय भारत के नाम से इसको जाना जाता है। तो वो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। यानी 3 महाद्वीप अंगारा लैंड के हिस्सा हैं या उसके अवशेष हैं, तो 4 महाद्वीप। और अपन बात करें प्रायद्वीपीय भारत की तो ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि कुछ 6 मान रहे हैं, कुछ 5 मान रहे हैं। ऐसा क्यों है? कुछ भूगोलवेता एशिया और
यूरोप को एक ही महाद्वीप मानते हैं और उन्होंने इसका नाम दिया था यूरेशिया। इस प्रकार से भी इसकी संख्या वो 6 बता रहे हैं। कुछ 5 बताने वाले दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अमेरिका महाद्वीप ही मानते हैं। इसी वजह से इसकी संख्या 7, 6, 5 और 4 मानी जा रही है। अपन यहां 7 महाद्वीप मान रहे हैं। अब अपन चलते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश से पहले अपने बात करेंगे भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो किस किस के अवशेष हैं। तो भारत के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं। सबसे ऊपर की बात करें तो ऊपर में पर्वतीय जो भाग है, उसके बाद में विशाल मैदानी भाग आ जाता है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है और अंत में तटीय क्षेत्र है, और एक है द्वीप समूह है जो गौण रूप में माना जाता है, जो नवीन उसका निर्माण माना जाता है। 4 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का ही विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र। अब देखिए यह है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, इसमें से 2 भौतिक प्रदेश है वो 33 सागर के अवशेष हैं और 2 भाग है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। 33 सागर के अवशेष कौन कौन से हैं? ऊपर वाले दोनों विशाल जो पर्वतीय प्रदेश है वो, और प्लस उत्तर का जो विशाल मैदान है, मैदानी जो प्रदेश है, वो दोनों भाग किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? इसके भी प्रमाण हैं कि इन दोनों की जो मृदा है या इन दोनों का जो जल है, भूगर्भिक जल है, वो आज भी लवणीय है, और 33 सागर भी एक लवणीय महासागर था। तो इसी वजह से इसके प्रमाण माने जाते हैं कि दोनों इसे 33 सागर के अवशेष हैं। गोंडवाना लैंड की बात करें तो शेष दोनों प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, ये किसके अवशेष हैं? प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदानी प्रदेश, ये किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ये थे भारत के 4 भौतिक प्रदेश। अब बात करते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश किसका हिस्सा है या भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो उसके लिए अपन जान लेते हैं। सबसे पहले भारत का भौतिक, इधर भारत का लिख रहा हूं मैं, इधर राजस्थान का लिख रहा हूं मैं, इधर बात करता हूं अवशेष की। अब देखिए भारत का जो सबसे ऊपरी पर्वतीय प्रदेश है, इसके बाद में दूसरा उत्तर का जो विशाल मैदान है, तीसरा बात करूं प्रायद्वीपीय पठार है, और चौथा तटीय क्षेत्र है। अवशेष किसके अवशेष हैं? पर्वतीय प्रदेश और विशाल मैदान, दोनों अवशेष किसके हैं? ये दोनों अवशेष हैं 33 सागर के। 33 सागर के। प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदानी क्षेत्र, ये किसके अवशेष हैं? ये है गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड के। अब बात करते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो
33 सागर, इससे दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। एक है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। गोंडवाना लैंड की बात करें, गोंडवाना लैंड की बात करें तो ये भी राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण या अवशेष इसको माना जाता है। एक तो है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो पहला प्रश्न तो ये कि ये किसके अवशेष हैं? ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय और पूर्वी मैदानी, ये 33 सागर के अवशेष हैं, और मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। बात अगर इनसे करें कि भारत के कौन से भौतिक प्रदेश से इनका निर्माण हुआ है, तो ध्यान रखना इसका निर्माण हुआ है, इन दोनों का निर्माण हुआ है, इन दोनों का निर्माण हुआ है विशाल मैदान से, और इनका निर्माण हुआ है इस भौतिक यानी प्रायद्वीपीय पठार से। तो इन बातों को ध्यान में आप रख लेना आपको। ठीक, अब चलते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण उन्होंने किया है समय समय पर अनेक भूगोलवेत्ताओं ने, वो किस प्रकार है और किस किस ने किया। अब सबसे पहला वर्गीकरण भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण की बात करें अपने, तो सबसे पहला नाम आता है वीसी मिश्रा। इन्होंने 1967-68 में एक पुस्तक लिखी राजस्थान भूगोल, जिसका जो प्रकाशन है वो करवाया था नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा, और 7 भागों में किस आधार पे बांटा? वो बांटा था जलवायु, वनस्पति और मृदा के आधार पर। 7 भागों में बांटा। वो 7 भाग कौन कौन से थे? पहला था उत्तरी नहरी क्षेत्र, दूसरा था पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, पांचवा था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, कृषि औद्योगिक प्रदेश के रूप में था। छठा इन्होंने बांटा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश के रूप में, और 7वां इन्होंने बांटा चंबल-बीड़ प्रदेश के रूप में। यानी वीसी मिश्रा ने सबसे पहली बार प्रथम जो वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने किया था 1967-68 इसका सन माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी राजस्थान भूगोल, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट ने करवाया था। इन्होंने राजस्थान को जलवायु, वनस्पति और मृदा को आधार मानकर 7 भागों में बांटा। 7 भाग कौन कौन से थे? उत्तरी नहरी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीड़ प्रदेश। थोड़ा सा इसको राजस्थान के नक्शे में
समझने की कोशिश करेंगे अपने। अब देखिए उत्तरी, पहला देखिए उत्तरी नहरी क्षेत्र, राजस्थान के बिल्कुल उत्तर की अपन बात करें, उत्तर में ये जो क्षेत्र है वो है नहरी क्षेत्र। उत्तरी नहरी क्षेत्र राजस्थान के अंदर आईजीएनपी और गंगा नहर दोनों इसी क्षेत्र में बहती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो इलाका है। उसके बाद में बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय, यानी ये जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सारा का सारा कौन सा है, बिल्कुल मरुस्थल वाला है, तो ये आपका हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद में बात करते हैं कि अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर इसको शामिल किया गया, अर्ध शुष्क प्रदेश, इसमें शामिल किया बीकानेर, गंगानगर का दक्षिणी भाग बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर तक के भूभाग को। इसके अंदर चूरू और अपने बात करते हैं शेखावटी की, विशेष रूप से शेखावटी और जो नागौरी उच्चभूमि है उसको शामिल किया गया किसमें, अर्ध शुष्क प्रदेश में। इसके बाद में बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो अरावली राजस्थान में इस प्रकार से है, तो ये आपका पूरा एरिया जो रहा वो था मध्यवर्ती अरावली जो पर्वतीय प्रदेश का। फिर बात करते हैं कि पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग है उसको ये कृषि प्रधान भी है और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना इसको उन्होंने बताया कि पूर्वी कृषि औद्योगिक, कृषि प्लस उद्योग का क्षेत्र उन्होंने बताया। अब देखिए दक्षिणी पूर्वी कृषि, अब जो बाकी रह गया दक्षिणी और जो पूर्वी का हिस्सा, इसको माना दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और अंत में उन्होंने सातवां भाग बताया चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल यानी राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है जहां से चंबल नदी का प्रवाह होता है उसको बताया चंबल बीहड़ क्षेत्र। चंबल अपने राजस्थान से यहाँ से कोटा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके कोटा और आगे बिल्कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हुए धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो इलाका है वो है चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो ये थे राजस्थान के 7 भागों में वीसी मिश्रा ने बांटा, वो इस प्रकार के ये 7 भाग थे और मानचित्र में उनकी स्थिति काल्पनिक रूप में इस प्रकार है। इसके बाद हम बात करें अपन दूसरी बार एस.के. सेन ने भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण किया गया, एस.के. सेन, इन्होंने अपना जो जल आधार रखा वो रखा जलवायु का, और इन्होंने पूरे राजस्थान को 3 भागों में बांटा। पहला मरु, दूसरा मेरू और तीसरा माल। यहां ध्यान से समझने वाली बात, मरु का मतलब यह था मरुस्थलीय प्रदेश, मेरू से मतलब था पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र या प्रदेश, और माल से था पठारी क्षेत्र। अगर अपने मैप की अगर बात करें काल्पनिक, अगर बात करें अगर इस प्रकार से अपना राजस्थान है तो मरु में कौन सा, ये जो पूरा भाग है इसको शामिल किया गया किसमें, मरुस्थल के अंदर। इसके बाद में मेरू, बिल्कुल जो पर्वतीय भाग है बिल्कुल इसको शामिल किया गया मेरू के अंदर, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और कुछ पूर्वी हिस्सा कुछ दक्षिणी हिस्सा ये शामिल किया गया माल के अंदर, यानी पठारी भूभाग में। माल की अगर बात करें तो जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं ऊपर माल, और जो निचला स्तर है इसका, निचला क्षेत्र उसको कहा जाता है माल खिराड़ नाम से इसको
जाना जाता है। ये अपने जब आगे करेंगे भौतिक प्रदेश में तब इसको डिटेल से आप पढ़ लेंगे। यानी एस के सेन ने जलवायु के आधार पे 3 भागों में बांटा, मरु, मेरु और माल के रूप में। फिर अपन बात करते हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में तीसरी बार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया। यहां ध्यान देना, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा। पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटा, 2 भागों से 4 उप भागों में बांटा और 4 उप भागों को 13 लघु प्रदेशों में बांट दिया। देखने वाली बात कि तीसरा वर्गीकरण डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में किया था। उन्होंने पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटा, 2 भागों से 4 उपभाग बनाए और 4 उपभाग से 13 लघु प्रदेश के रूप में उन्होंने वर्गीकृत किया। अब ये किस प्रकार से थे जानते हैं अपन। एक डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले ये मान लीजिए राजस्थान। इस राजस्थान के जो 2 इन्होंने भाग बताए, वो 2 भाग क्या क्या थे? मैदानी भाग और दूसरा इन्होंने बताया पठारी भाग। इसके बाद में ये था 2 भागों के रूप में। अब 4 उपभाग यानी इस मैदानी को 2 भागों में बांटा और इस पठारी को भी 2 भागों में बांट दिया। अब 2 भाग कौन कौन से? महान मरुस्थल भूमि या मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा इन्होंने बांटा बांगड़ का मैदान के रूप में। तो पठारी भाग को 2 भागों में बांट दिया। पहला मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश में, या यूं कहें इसको अरावली पर्वतीय प्रदेश, और एक बांट दिया चंबल बीहड़ के रूप में। चंबल बीहड़ के ये थे 4 उपभाग। अब 13 लघु प्रदेशों में इसको बांटा गया, यानी जो महान मरुभूमि है इसको 3 भागों में बांट दिया गया। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के मैदान। यानी महान मरुस्थल भूमि को 3 मुख्य विभागों में बांटा गया। बीकानेर मैदानी भाग, जैसलमेर का मैदानी भाग और बाड़मेर का मैदानी भाग। इस जो बांगड़ का मैदान है इसको 4 भागों में इन्होंने बांट दिया, जिसके अंदर पहला गग्गर का मैदान, दूसरा इन्होंने बताया शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा लूणी बेसिन के रूप में। अब पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी अरावली, यानी जो अरावली को 3 भागों में बांट दिया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के रूप में।
अब बात करते हैं चंबल को, इसको दो भागों में बांट दिया। वो दो भाग कौन कौन से थे? मध्य चंबल और निम्न चंबल के रूप में। अब ध्यान दीजिए, वापस भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण का तीसरा वर्गीकरण डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में किया था। इन्होंने दो भागों में, यानी इस पूरे राजस्थान को दो भाग कौन कौन से, मैदानी और पठारी भागों में बांट दिया। इसको चार उप भागों में बांटा। मैदानी भाग को बांट दिया महान मरुस्थल भूमि में और बांगड़ के मैदान के रूप में, तो पठारी भाग को बांट दिया अरावली पर्वतीय क्षेत्र और चंबल बीहड़ के रूप में। इन चार उप भागों को 13 लघु प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें से महान मरुस्थल भूमि को बीकानेर के मैदान, जैसलमेर के मैदान और बाड़मेर का जो मैदान है इसके रूप में, इसको मरुस्थल के रूप में बांट दिया गया। तो बांगड़ का मैदान चार भागों में बांट दिया। सबसे ऊपर गग्गर का मैदान, जहां गग्गर नदी बहती है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। फिर शेखावटी क्षेत्र, जिसके अंदर सिक्कर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र आता है, उसमें शेखावटी क्षेत्र के रूप में, नागौरी उच्च भूमि के रूप में, और लूणी नदी का जो क्षेत्र है उसको लूणी बेसिन के रूप में बांट दिया। फिर पठारी भाग को, अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको, अरावली को तीन भागों में बांटा। यहाँ उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और चंबल बीहड़ को मध्य चंबल और निम्न चंबल के रूप में इसको बांट दिया। तो ये था राजस्थान का वर्गीकरण। अब अपन आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को एक एक करके, सभी भौतिक प्रदेशों को, भाई अंत में कौन से चार भौतिक प्रदेश रखे और उनकी पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। बने रहिए अपने साथ जेके आसान ट्रिक्स में। यदि आप नए हैं या पहली बार आप इस YouTube पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, या आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दें। ऐसे ही शानदार जीके, ज्योग्राफी, रीजनिंग या सभी कंपटीशन की क्लासेस के रूप में आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।